ये मामला किसान आंदोलन को भटकाने का नहीं है। हमारे देश में वायर ने एक रिपोर्ट जारी की 1 अप्रैल को शाम को 6:49 पर। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में मोदी सरकार जिन सरकारी संस्थानों को बेच रही है उनमें जो अधिकार हैं अभी SC, ST और OBC के आरक्षण के, वो सब खत्म हो जाएंगे। 6:49 पर वायर की ये रिपोर्ट जारी होने के बाद पहला काम ये होता है कि असम में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन जो जानी थी उसके सुरक्षा में पुलिस भी रास्ता भटक जाती है और गाड़ी खराब हो जाती है। EVM की मशीन योजनाबद्ध तरीके से भाजपाई कैंडिडेट के गाड़ी में बोलेरो में रखी जाती है। ये रात भर का चर्चा में, क्योंकि क्या करें, RSS BJP संघ परिवार को समझ नहीं आ रहा था। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह बात नहीं छापी है नीलम कि भारत में यह किसानों की जमीन छीनी जा रही है और देश में सरकारी संस्थानों में SC, ST और OBC के आरक्षण के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। तो वायर की बात को डैमेज करने के लिए क्या बड़ी घटना होती, तो 2 बड़े कर्म किए गए। 2 तारीख को किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन पर हमला करवाने के लिए RSS मोहन भागवत और मोदी के इशारे पर इनका एक कार्यकर्ता ABP का वो हमला करता है, जानलेवा हमला कुलदीप यादव। और दूसरा बात होता है एक जो शहीदानंद, क्या नाम उसका, वो राष्ट्र की दिल्ली में संसद की चौखट पर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लाम के खिलाफ और खुदा के खिलाफ बहुत बेहुदी बातें करता है। ये बात, और वो कौन है शख्स जो पहले हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को भी वो जिहादी बता चुका है। जिहाद का मतलब संघर्ष से होता है, जिहाद का गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब लोग भी 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को, इस विरोध को उर्दू में जिहाद कहा जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसकी भाषा सही नहीं थी। ये जानबूझ करके देश में ऐसे समय SC, ST और OBC का अधिकार छीन रहा हो तो ध्यान भटकाने के लिए कहीं आप मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर दो, कहीं किसान नेता के पर जानलेवा हमला कर दो। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे किसान योद्धाओं को कि राकेश टिकैत उनके साथ में सब लोग सहयोग में हैं, वो सुरक्षित हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमले के बाद RSS मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है कि राकेश टिकैत को भयभीत कर दे। राकेश टिकैत जानलेवा हमले के बाद भी उसी गर्जना के साथ में किसान पंचायतों में डट के खड़े हो रहे जैसे हमले से पहले हो रहे थे। हमारे किसान आंदोलन को भी RSS के बाप की ताकत नहीं है कुचलने की। हजारों की संख्या में किसान आज एकजुट हुए गाजीपुर बॉर्डर में। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस समय फसलें हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसान के खेत में बुआई के बाद अंकुर शुरू होता है, तब से लेकर के फसल को समेटने तक फसलों को बचाना पड़ता है। किसान को 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है और जो चौकीदारी नहीं करता है उसकी फसल को योगी मोदी की माँ गौ माता और इनके बाप सांड आके नष्ट कर देते हैं। तो इनके माँ बाप से फसलों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को 24 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती है। अपने खेत खलिहान को छोड़ करके, फसलों को छोड़ करके किसान यहाँ पर पहुँचे हैं ये बताने के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि राकेश टिकैत पर हमले के बाद न तो राकेश टिकैत को डरा पाए, ना आंदोलन को कमजोर कर पाए। तो इसकी परिणति क्या थी, ताकि SC, ST और OBC का जो अधिकार छिन रहा है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं, देश की बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है। किसान अपने खेत खलिहान को बचाने के लिए 4 महीने ज़्यादा 300 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं और SC, ST, OBC का भी अधिकार छिन रहा है और देश विक्रेता देश बेच रहा है। देश में भी सरकार के नाम पर, सरकारी के नाम पर, सरकारी संस्थान के नाम पर कुछ बच नहीं पा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रोल ऑफ मॉडल होता है सरकार का। आप देखिए, सरकार का मॉडल होता है कि आप शोषण से लोगों को बचाने के लिए क्या करेंगे, और मोदी सरकार ठीक क्या कर रही है, हमारे देशवासियों का शोषण कैसे हो उसके लिए सरकारी संस्थानों को नीलाम कर रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को, ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो हवा खड़ा करता है संघ परिवार, आप जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यहूदी परिवार मोहन भागवत RSS के जो मुखिया हैं, इस कुनबे की जाति, नस्ल, खून का DNA हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी नास्तिक से नहीं मिलता है। ये अलग जगह से आए हुए लोग हैं
और ये नकली हिंदू बन करके हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, ये सब करके एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो आरएसएस जो आज़ादी की जंग में, देश की आज़ादी की जंग के खिलाफ था और तब कंपनी सरकार की मुखबिरी कर रहा था, आज़ादी के 70 वर्ष बाद उसने नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह की तरह और कुलदीप यादव जिसने राकेश टिकैत पर हमला किया, ऐसे गुलामों की एक बहुत बड़ी फौज करके हमारे देश पर शासन भी कर रहा है, देश के किसानों की जमीन भी लूटना चाहता है और देश की पूरी सरकारी संपत्तियों को बेच रहा है। इन सब के खिलाफ आपको एकजुट होना चाहिए। रावत जी, जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को देखा अलवर में हमला हुआ, लेकिन 3 अप्रैल को हम देखते हैं कि किस तरह से रोहतक में भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है किसान भाइयों को, और कई भाई ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। तो इन दोनों घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं आप? फिर मैं कहना चाहता हूं कि 1 तारीख का जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, राकेश टिकैत पर हमला, 3 तारीख को रोहतक में हमला, भाइयों पर ही नहीं 80-80 साल के बुजुर्गों पर, और उसमें खट्टर सरकार का पुलिस अधिकारी कह रहा है कि मैंने हमला नहीं किया। और मैं भी मानता हूं हमलावर पुलिस वाले नहीं होंगे, पर पुलिस की वर्दी में आरएसएस के वही गुंडे जैसे यहां पर 28 जनवरी को भी हमला करने के लिए आए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमला करने के लिए गए थे, जैसे इनके गुंडों ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पर हमला किया, जैसे शाहीन बाग में हमला किया, उसी तरीके से राकेश टिकैत पर भी हमला करने वाले पुलिस की वर्दी में आरएसएस और मोहन भागवत के गुंडे थे। मैं दावे से कह सकता हूं, जांच ईमानदारी से हो तो। जी रावत जी, हमने देखा कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, खासकर मैं बात करूंगी 2018 की, जब SC/ST एक्ट को लेकर आंदोलन किया और पूरा भारत बंद हुआ, और वो भारत ऐसा बंद हुआ कि जो SC/ST एक्ट था अगले दिन ही उसको पूर्ण जिस अवस्था में था उसमें ला दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान भाई लगातार 3-4 बार भारत बंद कर चुके हैं और उसका आह्वान भी कर चुके हैं अभी आने वाले दिनों में, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार अभी किसी तरह की इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? नीलम जी, मैं बिल्कुल मैं मानता हूं, और मैं SC/ST और OBC के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं में जरा आपसे जानना चाहता हूं, तब आप सब लोग सड़क पर थे। तो द वायर की रिपोर्ट, मैं भूपेंद्र रावत हूँ, मेरा एक पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, द वायर की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जा करके। उस रिपोर्ट में बड़ा साफ है, जो SC/ST OBC के लोग मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण के दायरे में हैं, SC और ST वाले, वो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, इतना भर सरकार आश्वासन दे रही है, बाकी किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपसे, आज ठीक 2018 में उसकी बरसी थी 1 जनवरी को, 2 अप्रैल को दूसरा दिन होता है, आप समझ लो पहले, तो 3 साल पूरे हो गए। 3 साल के पूरे होने पर पूरी रिपोर्ट जाहिर हो चुकी है कि देश के सरकारी संस्थानों को बेच दिया जाएगा और जो बिक रहे हैं उनमें SC/ST और OBC का आरक्षण का पूरा अधिकार छीन जाएगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि उठ खड़े होना चाहिए आपको। सरकार क्या करेगी? सरकार तो देश बेच रही है, सरकार किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून लाई है, तुम्हारे आरक्षण को छीनने के लिए, और हमारे देश के सरकारी संस्थान, तुम्हारे क्या सबके सरकार, देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके कंपनी की तिजोरी भरने का खेल कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस पूरे कोरोना काल में नीलम जी, वो मैं कहूं 100 से ज्यादा कंपनियां हैं हमारे देश में, उद्योगपतियों का पैसा नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, कंगाल हो रहे हैं, हमारे देश के व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, पैसा नहीं है, किसान सड़कों पर पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, पर 100 कंपनियां संघ परिवार की चहेती ऐसी हैं जिन्होंने कोरोना काल में इतनी मोटी कमाई कर ली कि एक भारतीय को 94,000 रुपये, बड़ी रिपोर्ट कह रहा हूं, 94,000 रुपये बांटेंगे तब भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी मोटी कमाई कोरोना काल में कर, अब कई लोग कहेंगे मैं अत्यंत कह रहा हूँ, ज़्यादा बात कर रहा हूँ, समझ लो जिस तरीके से हमारे भैंस के थन से 10 लीटर दूध निकलता है, उसको हम चाहे तो सब में बांट दें और चाहे एक जना निकल दे, उसी तरीके से हमारे देश में कितने नोट छपने हैं, 500 के, 1000 के, 20 के, 10 के, वो एक लिमिट है। वो पैसा जो पहले कल तक सबके पास होता था, किसान के पास भी कुछ पैसा था, व्यापारी के पास था, उद्यमी के पास था और मजदूर के पास था, ये सारा का पैसा जो शिफ्ट हो चुका है 100 कंपनियों की तिजोरी में जा चुका है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, एक कंपनी सरकार ने देश को गुलाम बनाया था, अभी तो यहूदियों का परिवार हमारे देश को पूरा कंपनियों के हवाले कर रहा है। कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? आप कल्पना करो, एक भी सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, SC/ST OBC का आरक्षण नहीं बचेगा, देश में किसान की खेती नहीं बचेगी, देश का भूगोल भी बिगड़ चुका है और देश में बेटियों की इज्जत भी नहीं बचेगी। तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए, ये जिस कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कल्पना करके मैं तो कहता हूँ नीलम, हमारा कलेजा मुंह पर आता है कि क्या हमारे देश का होगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, इसको बचाने के लिए आज की तारीख में मैं कहना चाहता हूँ 2 बड़ी बातें। आज फिर देखिए आप, कोरोना का हवा खड़ा किया जा रहा है, कहीं देखो चारों तरफ किसी को भय है। हमारे किसानों को ना कोरोना का भय, ना मास्क जरूरी, ना शारीरिक दूरी, लेकिन खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने की मजबूरी है। भारत के अंदर कोरोना कहाँ नहीं है? जहाँ जहाँ चुनाव होता है,
बिहार में चुनाव होता है, विधानसभा का कोरोना भाग जाता है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होते हैं, कोरोना भाग जाता है। हैदराबाद में निगम के चुनाव होते हैं, कोरोना भाग जाता है। गुजरात में चुनाव होते हैं, निगम के भाग जाता है। कश्मीर में होते हैं, भाग जाता है। अभी पश्चिम बंगाल में होता है, भाग जाता है। असम का तो मंत्री कह रहा है कि कोरोना नहीं अभी है, असम में भाग जाता है। मैं एक कह रहा, 2 जगह कोरोना नहीं है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं है, और हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं है। तो कोरोना भगाने का भी एक तरीका है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश से कोरोना भगाने के लिए, 3 काले कानून हटाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए, क्यों अभी इस कोरोना काल में आंदोलन में 196 करोड़ 50 लाख का नुकसान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ गेहूं बेचने पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर हो चुका है। तो ये 3 काले कानून हटाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाना और देश को कोरोना से बचाने के लिए मोदी सरकार को भंग करे, लोकसभा का चुनाव का ऐलान करेंगे तो चुनाव का प्रचार होगा, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरा तरीका है, पूरे भारत के लोग अपने अपने गांव में किसान पंचायत करें एकजुट होकर के, और अपने अपने गांव से एक मुट्ठी अनाज लेकर के गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहाँ जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं, सिंगू बॉर्डर, वहाँ पहुँचे, कोरोना इनके गांव से भी, जिले से भी, राज्य से और देश से भाग जाएगा, ये गारंटी में। जी भूपेंद्र रावत जी, लगातार हम टीवी पर एक विज्ञापन देखते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे भारत देश में खासकर जो विद्यालय है जहाँ पर एक बच्चा शिक्षा लेता है और उसका भविष्य सुनिश्चित किया जाता है, आज वही बंद है, शिक्षा नहीं दी जा रही है। लेकिन वही चुनावों के दौर हम देख रहे हैं कि सरकारें लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, और जब शिक्षा की बात आती है तो वो ये कहकर पेरेंट्स को या स्टूडेंट को सांत्वना दे दी जाती है कि देश में कोरोना फैल रहा है, कहीं महामारी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए शिक्षा को ऑनलाइन सिस्टम किया। लेकिन जो सरकारी शिक्षा है उसकी हम बात करें, क्योंकि जो प्राइवेट शिक्षा है वो तो लगातार आज भी ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो निम्न तबके का है, मध्यम वर्ग का है, तो उसकी शिक्षा को देखते हुए क्या लगता है कि उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नहीं है? देखिए, ये जो आपने कहा, फिर मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, अगर कोरोना है, एलन मस्क एक अमेरिकी धनवान है, तब नवंबर में 13 नवंबर को वो दुनिया में 5वें नंबर के धनवान थे, अभी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। एलन मस्क ने अपना 4 बार एक दिन में कोरोना टेस्ट कराया, नीलम, 2 बार कोरोना पॉजिटिव और 2 बार कोरोना नेगेटिव आया। मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, मेरे सामने नरेंद्र मोदी की पूरा मंत्रिमंडल अपना 4 बार एक दिन में कोरोना टेस्ट कराए, और इनके मुख्यमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता, अगर इन्हें कोरोना ना आए तो चौराहे में मेरी नाक काट देना, चौराहे में मैं नाक कटवा दूंगा अपनी। हम कह रहे हैं कि एलन मस्क की जांच करने वाली एक ही कंपनी की टेस्ट किट, एक ही हॉस्पिटल की नर्सें और एक ही व्यक्ति का टेस्ट हुआ, 4 बार में 2 बार कोरोना पॉजिटिव और 2 बार कोरोना नेगेटिव आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में कोरोना की उत्पत्ति क्यों हुई? अमेरिका में कुछ डेमोक्रेटिक लोगों ने, नीलम, ये बात कही थी कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं इनका सरकारीकरण होना चाहिए, और मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जिस दिन अमेरिका में ये बात की सुगबुगाहट शुरू हुई, देश और दुनिया की कंपनियों ने तय किया कि तुम हमारे जो काम हैं इनका सरकारीकरण क्या करोगे, हम तो एक ऐसा जो कौवा कान ले गया वाला एक ऐसा रोग बता देंगे दुनिया में कि जिससे सरकार भी कंगाल हो जाएंगी, देश भी कंगाल हो जाएंगे, तो कंपनियों को कैसी सरकार चलाएंगी? हमारे देश की रेल, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण, ये जिस स्टेशन पर चाय बेचने का दावा मोदी करता था कि मेरे बाप ने चाय बेची, वहाँ स्टेशन था ही नहीं। झूठ बोलने का माहिर आदमी, ये कहता है मैंने डिग्री ली, इसने किसको कितने डिग्री दी, किसने किसका डिग्री ली पता नहीं है, किसको चाय दी, किसने चाय पी, किसको मालूम नहीं, पर झूठ बोलने माहिर। 14,445 रेलें फेरा लगाती थी, कोरोना के नाम पर बंद रखा। नीलम, मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, 15,90,000 हॉकर्स जो वहाँ काम करते हैं, दुकान चलाते थे, उन लोगों के परिवार भुखमरी के कगार पर चले गए। ये 5 राज्यों का चुनाव उनके लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता भीड़ दिखाने के लिए मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बाकी राज्यों के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु, पांडुचेरी और क्या कहते हैं केरल और असम और पश्चिम बंगाल पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था शुरू कराई गई। मैं दावे के साथ में और कोई ध्येय इनका नहीं था। तो 14,500 रेलें जो फेरे लगाती थी उनको। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या देश प्रेम है इनका? हमारे देश का नरेंद्र मोदी की सरकार रेल की पटरियां बेच रही है, ये बिजली के ग्रिड बेच रहा है, पाइपलाइन बेच रहा है, गैस की और पेट्रोल की और डीजल की। हर 20 रुपए लीटर का पेट्रोल और डीजल हमारे किसानों को 80 रुपए से 100 रुपए में बेच रहा है। 300 का सिलेंडर ये हमारा जेब कतरा 900 रुपए का बेच रहा है। न्यूनतम जो जमा था बैंकों में हमारे देश के गरीबों का, उनकी न्यूनतम जमा पूंजी को जब्त करके
25,000 करोड़ ज़्यादा लोग उनके पैसे लूट चुका है। अब तो हमारे देश में मैं ये कह रहा हूँ कुछ बच नहीं रहा है। और आज की तारीख में देखो 300 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। और मैं बड़ी बात फिर कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक और दुनिया में बलिदानी आंदोलन कि पिछले 4 महीने से 300 किसानों की शहादत हो चुकी है। और जिनके परिवारों की शहादत हुई उनके परिवार की बेवा और उनके बेटे और बेटियां और बहुएं भी आंदोलन में शिरकत करने के लिए आती हैं। ऐसा बलिदानी जैसे अशफाक उल्लाह खां और शहीद आजम भगत सिंह की तरह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ताकत है आंदोलन की। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, इनके बाप की ताकत नहीं है राकेश टिकैत या बाकी किसान नेता पर हमला करके हमारे किसान नेताओं को डरा सकें, आंदोलन को कुचला सकें। जब तक हमारे यहाँ 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता है। और मैं अपील करता हूं देश में SC, ST और OBC से आप खड़े हो जाओ सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए। और जो देश के हमारे बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जब सरकारी संस्थान नहीं बचेगा आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आप सब लोगों को भी एकजुट होना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं आपको एकजुटता के लिए बहुत जरूरी समय है। पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के चुनाव में इन देश के साथ गद्दारी और देश को बेचने वाले गद्दारों को इनके बक्से खाली करवा करके आप EVM में भेजें, यह अपील मैं आपसे करता हूं। आप भूपेंद्र राव जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और आज किसानों का ये आंदोलन किस तरह से देख पा रहे हैं इन दोनों को? किस तरीके से? अरे बाबा साहेब की अध्यक्षता में संविधान ही नहीं होता तो अब तक मैं यहाँ आपके सामने बोल नहीं पाता और किसान यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। हमारे पास 2018 में हमने संविधान सम्मान यात्रा निकाली। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया, 2013 में कानून बना आज़ादी के 66 वर्ष बाद भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे का अधिकार। उसका नाम बता रहा हूँ, उस जाहिल को तो मालूम भी नहीं होगा, फर्जी डिग्री वाले को। उचित मुआवजे का अधिकार, पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और उचित मुआवजे को लेकर के जो 2013 का कानून बना, उस कानून को ये सरकार ने बदली करने के लिए आपको बताता हूँ तब के ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या करवाई थी। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस कानून को बचाने के लिए हम लोगों ने अध्यादेश के खिलाफ 3 बार धरना प्रदर्शन किया। काश अगर किसान खड़े हो गए होते तो नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए बचाने के लिए कतार में लगा हमारा मजदूर और किसान की जान नहीं जाती।